कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वीट। सो आज हम वीट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वीट आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इनमें से जनरली जो आपके पीएटी एग्जाम्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर के जो अदर एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स या जॉब के लिए, उसमें वीट से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट राइस है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीट भी पूरे विश्व में फेमस है। इनको स्टेबल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक देखा जाए तो विश्व में गेहूं का उपयोग किया जाता है। सो आइए आज हम चर्चा करेंगे वीट के बारे में। देखिए, फर्स्ट बॉटनिकल नेम। वीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली है ग्रेमिनी में आता है, जिनका दूसरा नाम है पोएसी। उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पीएटी एग्जाम में आ चुका है। इनका गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ वेस्ट एशिया। धान का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे साउथ वेस्ट एशिया में यहाँ पे आ रहा है, वेस्ट आ रहा है वीट, और उसमें क्या था साउथ ईस्ट एशिया, वो आपका राइस का है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मॉर्फोलॉजी में। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनकी क्या है, मॉर्फोलॉजी के बारे में हमको देखना चाहिए। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ वीट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीड से। ठीक है, तो जिनके सीड रहता है वो क्या रहता है, आपका मोनोकॉट सीड रहता है। ठीक, एक बीजपत्री सीड रहता है। इसमें फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन जो रहता है वो आपका हाइपोजियल रहता है, अधोभूमिगत अंकुरण होता है। आगे इससे पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि क्या होता है हाइपोजियल और क्या होता है इपीजियल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें टू टाइप्स के रूट पाए जाते हैं। एक तो आपका सेमिनल रूट और एक रहता है आपका क्राउन रूट। प्रारंभ में क्या निकलता है, इनिशियल स्टेज में आपका सेमिनल रूट निकलता है। फिर आपका 21 दिनों बाद आपका क्या आ जाता है, क्राउन रूट, जो कि क्या है कंटिन्यू पूरा लाइफ साइकिल तक रहता है। तो ये दो टाइप्स के रूट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्राउन रूट से कई बार आपके पीएटी एग्जाम में, एक ही एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है क्राउन रूट का, कि क्राउन रूट कौन से क्रॉप में पाई जाती है, वीट। क्राउन रूट कितने दिनों में आता है? ठीक, 21 दिनों में आता है। सबसे क्रांतिक अवस्था क्या है? तो CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये क्वेश्चन कई बार आपके पीएटी एग्जाम में घुमा फिरा के आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनका स्टेम है। फिर आगे जाएंगे लीफ, C3 प्लांट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इनके बाद जो इनकी बॉली है, ठीक है, इनकी बॉली को क्या कहते हैं, स्पाइक या फिर स्पाइकलेट कहते हैं हम। ठीक है, ये इसमें क्या पाया गया है, ऑन्स पाए गए हैं। जो ऊपर में कांटे कांटे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्स। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है गेहूं में सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या है आपका बार्ले, और कुछ कुछ धान की प्रजातियों में, जंगली स्पीसीज में भी पाया जाता है, वाइल्ड स्पीसीज में, सूख कांटेदार। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजी। और क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें। तो इतने सारे इनके मॉर्फोलॉजी में आप याद रखेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ कितना क्षेत्रफल में उगाते हैं। ठीक है, कहाँ कितना प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्टिविटी क्या है। तो चीन में सबसे ज़्यादा एरिया में लगाते हैं और प्रोडक्शन भी चीन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत सेकंड स्थान पे है क्षेत्रफल और प्रोडक्शन दोनों में। उसी प्रकार क्या है आपका, हमारे इंडिया में सबसे अधिक एरिया में लगाते हैं उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक प्रोडक्शन भी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और जो प्रोडक्टिविटी है वो आपके पंजाब में है। तो इस डाटा को आप याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण किया गया है, इनका भी अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं गेहूं का। तो मेनली आपको 3 स्पीसीज के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सो देखते हैं, फर्स्ट है आपका ब्रेड वीट। ठीक है, ब्रेड वीट को और किस नाम से जानते हैं, मैक्सिकन डॉर्फ वीट। ये जो ब्रेड वीट है वो कहाँ से, बाहर देश से लाया गया है, और इसकी खेती हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, इनका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर देखिए 2n42, ये हेक्साप्लॉइड है। मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा। तो ये क्या है, 6x हेक्साप्लॉइड गेहूं के नाम से जाते हैं। ठीक है, मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। विदेश से इंपोर्टेड स्पीसीज है, बट भारत में 90% एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, एनी बोरलॉग के द्वारा लाया गया था इनको। ये क्या है, मतलब डिस्कवर किया गया था, इनोवेट किया गया, बनाया गया था इस वेराइटी को, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इसको कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैकॉर्मिक वीट। मैकॉर्मिक वीट बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम। देखिए, ये आपका टेट्राप्लॉइड है, 2n28। ये क्या क्या काम आता है, सूजी सेवई बनाने का काम आता है। ठीक, ये जो ब्रेड वीट है वो ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट, ये चपाती बनाने के काम आता है। ठीक है, वैसे हमारा थर्ड स्पीसीज है इमर वीट, जिनका क्या है बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम। ये क्या है, सूटेबल फॉर उपमा, उपमा मेकिंग के लिए सूटेबल है।
इनका भी क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है 28 है, ये भी टेट्राप्लॉइड है। तो ये था इनका स्पीसीज। आइए आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और ठीक है, सोइल क्लाइमेट क्या क्या कैसे लगता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की जलवायु लगती है, किस प्रकार की मिट्टी लगती है, क्या क्या वेराइटी है और अन्य प्रोसेस के बारे में। सो आइए देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु क्या होता है आप लोग को इससे पहले बता चुका हूँ। किसी स्थान की लंबी अवधि की जो मौसम कंडीशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो वीट के लिए किस प्रकार की जलवायु लगती है, कोल्ड एंड टेम्परेट क्लाइमेट, ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए होगा गर्मी को क्या है रबी सीजन, जब ठंडी की सीजन शीत सीजन आती है उस टाइम हम इनको ग्रो करते हैं। रबी सीजन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में आता है। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जिसका डे लेंथ क्या है 12 से 14 घंटे की जरूरत पड़ती है, सूर्य प्रकाश की 12 से 14 घंटे तक की जरूरत पड़ती है, वो सब लॉन्ग डे में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोइल, दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट कह सकते हो। सीड रेट, बीज दर जो नॉर्मल सोइंग है, ठीक है, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग है नॉर्मल सोइंग, उसमें 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर लगता है। डिबलिंग में 25 से 30 और ड्रिलिंग में आपका 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। वैसे FYM 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर FYM हमको डालना चाहिए, जो कि क्या है बुआई से 15 से 30 दिन पूर्व फील्ड में अप्लाई कर देना। जो NPK है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 120 सॉलिड 120 60 40 के रेशियो में डालते हैं। ठीक है, ये भी रेशियो आपका 4:1 का रेशियो है। और जो नाइट्रोजन है उसको मेनली यूरिया के द्वारा देते हैं, फास्फोरस को SSP या फिर DAP के थ्रू और पोटास को MOP के थ्रू देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सोइंग। बुआई की कौन कौन सी विधि है, वीट को हम कितने मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, छिड़काव विधि, बीज को हाथ में लेना है और पूरे फील्ड को प्रिपेयर करने के बाद उसमें छिड़क देना है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग विधि, सीड ड्रिल आता है, इससे पहले राइस में बता चुका हूँ कि सीड ड्रिल क्या है। ये जो हमारा टिलेज जो चैप्टर था उसमें भी सीड ड्रिल के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, डिबलिंग, डिबलिंग भी एक लकड़ी का बना या लोहे का बना यंत्र होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम सोइंग करते हैं। इसमें क्या है, स्पेसिंग एकदम फिक्स मेंटेन रहता है, जितने स्पेसिंग में आपको डालना है उतना पहले से फिक्स कर देते हैं, फिर उसमें आप सीड डालते जाओ। केरा और पोरा मेथड, ठीक है, ये केरा और पोरा मेथड जनरली आपके वीट के लिए ही उपयोग होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन में धान भी होता है। केरा मेथड क्या होता है, केरा मेथड देसी हल होता है। ठीक है, देसी हल की जो कूड़ के पीछे में हम क्या करते जाते हैं, बीज को डालते जाते हैं। जैसे देखिए केरा मेथड में क्या होगा, ये आपका देसी हल है। ठीक है, तो इनके पीछे हम बीज डालते जाते हैं, बैल से चलते जाएगा तो जो आपका क्या बनेगा, फरो बनेगा, फरो में बीज को डालते जाते हैं। ठीक है, ये आपका केरा मेथड है। पोरा मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक अलग से कीप के लिए नली लगा रहता है, इसमें हम बीज को डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या है नीचे गिरता जाता है। केरा मेथड में 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, पोरा मेथड में एक सिंगल व्यक्ति खुद हल चलाएगा और खुद उसमें बीज डालते जाएगा। नेक्स्ट है आपका FIRB मेथड, फरो इरिगेशन रेस्ट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मेथड है जनरली। अब इस प्रकार की जो मेथड है बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अब जो फार्मर को FIRB मेथड सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वीट सोइंग की लेटेस्ट मेथड कौन सा है बोलेंगे तो FIRB, फरो इरिगेटेड राइस्ड बेस्ड। ठीक है, उठा हुआ संरचना रहता है। इसमें क्या रहता है, जमीन से 15 सेंटीमीटर इस प्रकार क्या कर देते हैं, फरो बना देते हैं, रिज बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वीट को सोइंग करते हैं। ठीक है, इसमें पानी भरने की समस्या नहीं होती है। इसमें हम क्या करेंगे, ये रहेगा आपका एक ऐसे इस प्रकार से, इसमें आपका पानी भरा रहेगा, सिंचाई करते हैं, ऐसी उठा हुआ संरचना बना रहता है। ठीक है, वाटर, ये आपका है फरो इरिगेटेड राइस्ड, ये फरो इसमें इरिगेशन देते हैं, वीट आपका रिज में लगा रहता है, उठा हुआ भाग। नेक्स्ट देखते हैं वीट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है वीट खरपतवार के बारे में। तो जो गेहूं में मुख्य खरपतवार लगता है, जो मिमिक्री खरपतवार जिसको कहते हैं, वो है आपका गेहूंसा या गुल्ली डंडा का हो या गेहूं का मामा, जिसका क्या है बॉटनिकल नेम फेलरिस माइनर। बहुत ही खतरनाक वीड है जिसको पहचानना मुश्किल है, नकलची खरपतवार के नाम से जानते हैं। देखिए इनका कंट्रोल क्या है, आइसोप्रोटान या तो फिर सल्फोसल्फ्यूरान के थ्रू कर सकते हैं। इसका फिजिकली या मैकेनिकली हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि पहचान नहीं आता है। ठीक है, तो आइसोप्रोटान और सल्फोसल्फ्यूरान जो दवाई है ये आपका आ चुका है PAT में।
ठीक है। अब आइसोप्रोटान के प्रति क्या है, फेलरिस माइनर रसिस्ट हो गया, इसकी जगह अब हम सल्फोसल्फ्यूरान नामक हर्बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वेराइटी, वेराइटी में इंपॉर्टेंस वेराइटी कौन कौन से देखिए, लर्मा रोजो, छोटी लर्मा, सोनरा 64, मायो 64, ये सारे क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम आया हुए वेराइटी है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, हरित क्रांति 1966-67 में। ठीक है, सबसे ज्यादा व्हीट क्रॉप में इसका इफेक्ट देखा गया। और कौन कौन से अदर इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कल्याण, सोना, सुजाता, हीरा मोती, लाल बादशाह, सोनालिका, सभी व्हीट के नाम से ही मिलते जुलते हैं। देखिए कल्याण सोना, सोना व्हीट का ग्रेन का कलर देखोगे सोना जैसे दिखता है। सुजाता, सूजी जो बनता है गेहूं से बनता है, गेहूं के आटा से। ठीक है, तो सुजाता। नेक्स्ट देखिए हीरा, गेहूं के दाना, मोती, गेहूं का दाना, लाल बादशाह, लाल कलर का गेहूं, सोनालिका, ये सारे क्या है गेहूं से मिलते जुलते हैं, तो आपको याद करने भी आसानी जाएगा। नेक्स्ट है यील्ड, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के ऊपर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज आता है। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल स्टेज और डिसीज के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे गेहूं की क्रांतिक अवस्था के बारे में, जो कि किससे रिलेटेड है, सिंचाई से रिलेटेड है। क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज का मतलब ये है कि उसमें जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं, मतलब क्रांतिक अवस्था। तो गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्था सब होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं में कितनी क्रांतिक अवस्था होती है, 6। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है या क्रांतिक अवस्थाएं आती है, कहें तो व्हीट। ये भी आपके पीएटी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी स्टेज है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। सेकंड है टिलरिंग, कल्ले निकलने या कन से निकलना, ज्वाइंटिंग, गांठ बनना, फ्लावरिंग, फूल आना, मिल्किंग, दुधिया अवस्था, डफ और सूखने की अवस्था। ये 6 स्टेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कितने कितने दिनों में आते हैं। CRI स्टेज क्राउन रूट आपको बता चुका था। क्राउन रूट कहाँ पे होता है, सीड के ऊपर और सोइल से नीचे। ये कितने दिन में, 21 दिनों बाद आता है। डेट आफ्टर सोइंग, सोइंग के 21 दिनों बाद। ये 40 से 45। देखिए इस डेट को याद रखने का सिंपल तरीका, 20 को 21 मान लो, फिर आपके 20 दिन बाद 40, फिर 20 दिन बाद 60, फिर 20 दिन बाद 80, फिर 20 दिन बाद 100, फिर 20 दिन बाद 120। ठीक है, तो ऐसे 20-20 दिन के अंतराल में नेक्स्ट एक क्रिटिकल स्टेज आता जाता है। अगर पूछ दिया कि मिल्किंग स्टेज कितने दिनों में आता है, यहाँ से ले लो 20, 40, 60, 80, 100 आ गया। तो ये सिंपल याद रखने का तरीका है। ठीक, ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं। अगर गेहूं में आपको एक सिंचाई देना है तो कौन सी अवस्था में सिंचाई करोगे, तो एक सिंचाई देना है तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया। देखिए एक सिंचाई देना है तो क्रिटिकल स्टेज में, 2 सिंचाई देना है तो कौन कौन सी अवस्था में सिंचाई करना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड किस में, फर्स्ट हम CRI में करेंगे और सेकंड फ्लावरिंग में करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, इस नंबर को आप लोग को याद कर लेना है, 145 236, ये नंबर को आप याद कर लेंगे। 3 सिंचाई देना है बोलेंगे तो 1 2 3 फ्लावरिंग मिल्किंग, 4 सिंचाई 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 और 4, ये चारों में। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पीटी में आया है। 2 सिंचाई देंगे तो कौन कौन सी अवस्था में, 3 सिंचाई तो कौन सी, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए डिसीज़ के बारे में। डिसीज़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें रस्ट डिसीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट। ठीक है, इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म्स नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है, ब्लैक रस्ट के किलर डिसीज़ भी कहते हैं, खतरनाक बीमारी। उसी प्रकार है आपका लूज स्मट, जो कि क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है, सीड के अंदर से फैलता है। ये भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है करनाल बंट, करनाल बंट को कैंसर डिसीज़ कहते हैं, गेहूं का कैंसर रोग करनाल बंट, इसे आप याद रखेंगे। आइए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है किंग ऑफ सीरियल्स, अनाजों का राजा। क्यों अनाजों का राजा, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है, गेहूं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भारत में धान के बाद दूसरा स्थान उत्पादन में, भारत में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर में गेहूं उत्पादन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रोटीन को ग्लूटीन, जो गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या है, ग्लूटीन नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से जो चपाती बनाते हैं, जो पूड़ी बनाते हैं, वो क्या होता है, फूलता है। धान में पाया जाने वाला प्रोटीन ओराइजिन, मक्का में जिन, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुष्पक्रम को स्पाइक या स्पाइकलेट कहेंगे। इसका जो फल रहता है, एक बीज या फल कहो, उसको कैरियोप्सिस। बौनेपन किसकी वजह से होता है, नॉरिंटेन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और नकलची खरपतवार गेहूं सा,
ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमने सभी पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक है, रीड करिए, जो जहाँ पे मैंने बताया है पीएटी एग्ज़ाम में आया है उसको अच्छे से याद रखिए, निश्चित ही आप एक अच्छे कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू।